नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ एवं कुछ बच्चों के लिए कुछ भारी सा टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको रासायनिक बंधन के बारे में कुछ क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है रासायनिक बंधन से संबंधित कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सीधा देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि सहसंयोजकता में होता है। क्वेश्चन क्या है? सहसंयोजकता में होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहता है क्या? इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझा। ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रोटॉनों का साझा। ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉनों का स्थानांतरण। और ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉनों का स्थानांतरण। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यानी कि इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझा सहसंयोजकता में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किसी धातु क्या है? किसी धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। क्या है? किसी धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। तो आप यहाँ पर टेंथ का अगर आप रसायन विज्ञान पढ़े होंगे या फिर आप अगर कभी भी 11th या 12th में रसायन पढ़े होंगे तो उसमें आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे क्या कि पहले वाले का जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है वह दूसरे वाले पर चला जाता है और दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले वाले पर चला आता है। यह बात आप निश्चित रूप से जानते होंगे। और आप एक बात और जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है कि किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे जानते हैं कि उसके अंतिम कक्षा में अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह धातु होता है। अगर अंतिम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या हो जाता है? वह क्या हो जाएगा? अपना उपधातु होता है। और फिर 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो वह क्या हो जाता है? अधातु में हो जाएगा। और 8 इलेक्ट्रॉन रहने पर वह अक्रिय गैस हो जाता है। यह चीज़ तो आप निश्चित रूप से जानते ही होंगे। अगर नहीं जान रहे हैं तो अभी आप क्या करिए कि जानिए। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर क्या सब बतलाया है कि किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके द्वारा ही हम किसी भी धातु, अधातु एवं उपधातु की पहचान करते हैं। तो धातु की पहचान हम कैसे करते हैं? अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए? 1 रहेगा, 2 रहेगा और 3 रहेगा। तब वह क्या हो जाता है? धातु हो जाएगा। और वह 4 अगर रहता है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो वह किस में काउंट होता है? अधातु में, उपधातु में यह काउंट होता है। और 5 रहे, 6 रहे और 7 रहे तो वह किस में काउंट हो जाएगा? अधातु में काउंट होता है। और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 8 रहता है तो वैसे स्थिति में हम अक्रिय गैस की श्रेणी में उसको काउंट किया जाता है। तो आप यहाँ तक भी जान लिए। हम लोग अब सीधा प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए, सूत्र अगर डायरेक्ट अगर रहेगा, ठीक है ना, सूत्र यानी कि अगर हमको सूत्र लिखना पड़ेगा और फिर यह क्या होता है कि यौगिक का सूत्र लिखना अगर होता है तो क्या होता है कि पहले वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे पर और दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
पहले वाले पर चला आता है। वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर 1 है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या है कि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होने की स्थिति में आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पहले यानी कि m धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1 होता है। तो m पहले, यहाँ पर सब ऑप्शन में आप देख रहे हैं ना कि m क्या है, पहले है, इसमें भी पहले है, इसमें भी पहले है और इसमें भी पहले है। तो जब भी m का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे पर होगा तो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं लिखल गया है तो 1 लिखा गया है, यहाँ पर भी 1 लिखा गया है और यहाँ 3 लिखा गया है और यहाँ पर 2 लिखा गया है। होना कितना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए पहले ही नंबर में अपना सी और डी ऑप्शन समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या कि m होगा या फिर m2 होगा। तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस प्रकार से आप क्या कह लेंगे कि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वे धातु पर चले आएंगे, अर्थात वह m2 पर हो जाता है। और इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो अगर किसी भी दोस्त को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप क्या करें कि वीडियो को फिर से पॉज करके इसको एक बार सुन लें, तो निश्चित रूप से आपको इस तरह के प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करें कि विस्तृत जानकारी के लिए 10th का रसायन विज्ञान उल्टा करके आप एक बार पढ़ लें, ज़रूर आपको वहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि संयोजकता, क्या क्वेश्चन है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन क्या है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था, ऑप्शन देखिए, लुईस ने किया था, चैडविक ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था और फिर रदरफोर्ड ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लुईस ने किया था। क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लुईस ने किया था। एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था, लुईस ने किया था। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है 4 नंबर में, रासायनिक अभिक्रियाओं में। क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। तो आप जानते ही होंगे ऑप्शन नंबर ए के द्वारा क्या कि इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रियाओं में शामिल होते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्लोरीन अणु का, प्रश्न क्या है, क्लोरीन अणु का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र निम्न में से कौन सा सही है। क्या है, क्लोरीन अणु का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र निम्न में से कौन सा सही है। तो हमको क्या करना है कि इस प्रश्न का आंसर ढूंढना है कि आंसर अपना क्या होगा। तो आप निश्चित रूप से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रश्न को हल करने के लिए याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको परमाणु संख्या क्लोरीन का याद होगा ही। तो कितना होता है इसका, क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है। और 17 होने की स्थिति में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, इसका हम लोग क्या लिखते हैं, 2 हो गया, 8 हो गया और फिर 7 हो गया, इतना ही लिखते हैं ना। अब देखिए अगर अंतिम कक्षा में इसको अगर 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो अगर इसका अष्टक पूरा करने के लिए क्या होगा कि इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें देखिए अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 2 है, नीचे में 2 हो गया, कितना हो गया 4 और बगल में देखिए कितना है 2। तो 2 ऊपर 2 नीचे और 2 बगल में कितना हो गया 6 हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया गया है। तो कितना हो गया 7 हो गया और बगल में क्लोरीन दिया गया है, इसका भी आप काउंट करिए। देखिए
2 ऊपर 2 नीचे, कितना हो गया 4, और 2 बगल में कितना हो गया 6, और 1 यहाँ पर कितना हो गया 7 न। अब देखिए 7 यहाँ पर है और 7 इसमें भी है, तो क्या करता है कि अगर यह क्या करता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, ठीक है, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। या फिर क्या होगा कि ये क्लोरीन वाला एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि यह दोनों अपना सह संयोजक बंधन इस प्रकार से पूरा कर लेता है, और इस प्रश्न का आप सही आंसर इस प्रकार से खोज सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरीके के सवाल बनाने में जो कठिनाई होता होगा, आप थोड़ा बहुत हमारे माध्यम से भी आप कुछ समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि सहसंयोजक यौगिक दर्शाते हैं। प्रश्न क्या है, सहसंयोजक यौगिक दर्शाते हैं। तो आप सीधा सीधा इसमें याद रखिए कि सहसंयोजक यौगिक की चर्चा जब भी होगा तो इसका क्या होता है गुण, कि इसका गलनांक क्वथनांक इस सब का सब क्या होता है निम्न होता है। सब का सब क्या होता है, यह निम्न होता है। तो जितना भी उच्च वाला ऑप्शन है सब का सब क्या हो गया, एक ही बार में गलत हो जाएगा। अब देखिए गलनांक अगर निम्न होगा यानी कि कोई भी पदार्थ कम मात्रा में गलेगा तो क्या होगा, किसी भी पदार्थ में वह विलय कम मात्रा में होगा, यानी कि क्या होगा कि वह अविलय ही रह जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कहता है कि कम गलनांक एवं कम क्वथनांक, यह भी ऑप्शन सही है, एवं कम गलनांक एवं कम क्वथनांक, यह भी ऑप्शन सही है। अब क्या होगा कि मेरा यहाँ पर फंस जाता है जल में विलय या फिर जल में अविलय। तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि गलनांक अगर कम होगा तो जल में विलय भी कम मात्रा में होगा, यानी कि जल में यह अविलय होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर सही कर पाइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि NaCl, प्रश्न क्या है, NaCl में पाई जाने वाली संयोजकता है। प्रश्न क्या है, NaCl में पाई जाने वाली संयोजकता है। तो ऑप्शन देखिए आयनिक संयोजकता है, उप सह संयोजकता है, सह संयोजकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर इसका आंसर क्या कह दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NaCl में पाई जाने वाली संयोजकता है क्या हो जाता है, आयनिक संयोजकता होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस अणु में सह संयोजी बंध सर्वाधिक ध्रुवीय है। प्रश्न क्या है, निम्न में से किस अणु में सह संयोजी बंध सर्वाधिक ध्रुवीय है। तो ऑप्शन देखिए HI, क्या है HBr, HCl और क्या है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। इसी को हम लोग HCl बोलते हैं, जो कि क्या होता है कि आपको बायोलॉजी में यह जानने को मिलेगा कि पेट में यह सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। आगे देखिए, अभी यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आप सल्फ्यूरिक अम्ल में बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप जान लें कि पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसको एसिड बोला जाता है, यह भोजन को पचाने में मदद करता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी वाला एसिड जो होता है उसमें पाया जाता है। आपको यह भी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, काहे कि ऑप्शन से अगर जब आप प्रश्न को हल करिएगा वहाँ पर यह बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेगा। हम लोग सीधा प्रश्न पर आते हैं कि निम्न में से किस अणु में सहसंयोजी बंध ध्रुवीय है। तो किस में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है धातु के फॉस्फेट का। प्रश्न क्या है, धातु के फॉस्फेट का सूत्र देखिए MHPO4 है। क्या है, MHPO4 है। तब इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तब इसके
क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो आप जानते होंगे कि क्या क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाता है? Cl हो जाता है, Cl2 हो जाता है। तो Cl2 देखिए किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या चीज़? कि MCl2 हो जाता है इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि एक युग्म बंधन, क्या है? एक युग्म बंध दो परमाणुओं को जोड़ता है। प्रश्न क्या है? एक युग्म बंध दो परमाणुओं को जोड़ता है, उसमें सहभाजित इलेक्ट्रॉन है, उसमें सहभाजित इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, एक युग्म बंध, एक युग्म में क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन रहता है, और दो इलेक्ट्रॉन मिल करके कितना इलेक्ट्रॉन बना लेगा? 4 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो आप इस प्रकार से भी रिलेट करके इस प्रश्न का आंसर ढूंढ सकते हैं। हालांकि यह तरीका गलत है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बताने के लिए यह गलत तरीके का इस्तेमाल करके हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है जल में, प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न, जल में बने शक्कर के विलयन में होते हैं। जल में बने शक्कर के विलयन में होते हैं। ऑप्शन देखिए, स्वतंत्र अणु, स्वतंत्र आयन, स्वतंत्र परमाणु, और ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वतंत्र अणु होता है। फिर से हम लोग पर प्रश्न को पढ़ लेते हैं। जल में बने शक्कर के विलयन में होते हैं, तो क्या होते हैं? स्वतंत्र अणु होते हैं। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है कि जल में बने शक्कर में विलयन में होते हैं, क्या होते हैं? स्वतंत्र अणु होते हैं। आप जानते ही हैं कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया है। हम लोग अब सीधे अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न, क्या कि अणुचुंबकत्व, क्या है? अणुचुंबकत्व यानी कि पैरामैग्नेटिज्म निम्न में से उन अणुओं में प्रदर्शित किया जाता है जो, आप यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि चुंबकत्व का गुण 3 प्रकार से होता है। क्या होता है? कि एक होता है अणुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय, और एक होता है लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय का खासियत क्या होता है? कि यह पूर्णतः लोहे को आकर्षित करता है। प्रतिचुंबकीय क्या होता है? कि यह बिल्कुल भी लोहे को आकर्षित नहीं करता है। और अणुचुंबकीय क्या होता है? कि यह थोड़ा सा मात्रा में किसी भी वस्तु को आकर्षित करता है। तो आप यह भी जान गए। अब हम लोग सीधा ऑप्शन को देखते हैं इस प्रश्न का आंसर ढूंढने के लिए। तो देखिए, ऑप्शन कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं होता है। यह किसके लिए लागू होता है? यह प्रतिचुंबकीय के लिए लागू होता है। क्या? कि यह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं? प्रतिचुंबकीय। आगे देखिए क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन युग्म, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी कहता है धनावेशित होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी कहता है युग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है NH3, प्रश्न क्या है? NH3 व BF3 के मध्य होता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर कितना है? 13 नंबर प्रश्न है। और हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं कि विद्युत संयोजक बंधन होता है। एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है NH3 व BF3 के मध्य होता है। तो ऑप्शन देखिए, विद्युत संयोजक बंधन होता है, सह संयोजक बंधन होता है, उप सह संयोजक बंधन होता है, हाइड्रोजन बंधन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उप सह संयोजक बंधन के बीच होता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है रासायनिक बंधन के निर्माण के साथ होती है। प्रश्न नंबर कितना है? 14, यानी कि 14 नंबर प्रश्न है। और प्रश्न क्या है?
रासायनिक बंध के निर्माण के साथ होता है। तो क्या होता है? ऊर्जा में कमी होता है। किसी भी बंध के निर्माण के साथ क्या होता है? ऊर्जा में कमी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होता है। तो आप कहिएगा हम इस प्रश्न को याद कैसे रखेंगे? तो आप सीधा सा एक छोटा सा लॉजिक सेट करिए कि हम किसी भी व्यक्ति को इमेजिन करिए कि हम किसी भी व्यक्ति को अगर बांध देते हैं तो क्या होता है कि हम अगर बलशाली होते हैं और बांध तभी पाते हैं जब वह सामने वाला व्यक्ति हमसे बल में कुछ कमज़ोर होता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी ऑप्शन में रिलेट करते हैं कि रासायनिक बंधन के निर्माण के साथ क्या होता है कि ऊर्जा में कमी आ जाता है, जिसके कारण ही वह बंधन में बंध जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ऊर्जा में कमी होती है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि Li2O, प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15 है और Li2O एवं CaF2 में क्रमशः किस प्रकार का बंध होता है? प्रश्न क्या है कि Li2O एवं CaF2 में क्रमशः किस प्रकार का बंध होता है? तो ऑप्शन देखिए, आयनिक आयनिक बंधन होता है, आयनिक सहसंयोजक बंधन होता है, आयनिक उपसहसंयोजक बंधन होता है, सहसंयोजक एवं आयनिक बंधन होता है। तो इसका आंसर क्या कह देना है आपको? ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयनिक आयनिक बंधन होते हैं। तो दोस्तों यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री विषय के रासायनिक बंधन चैप्टर से संबंधित हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह क्वेश्चन जो भी आपको बताया जा रहा है आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अभी तक मैंने आपको जो बताया है इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट रहता है या फिर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना रहता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको निश्चित ही अगले दिन या फिर हो सकता है कि उसी वक्त आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने तैयारी को और भी ज़्यादा ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। बाद बाकी मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।